हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से स्थापना हुई थी और हालांकि उसके पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई छोटे मोटे संगठन बनकर तैयार हुए थे, परंतु उनका जो स्वरूप था वो क्षेत्रीय स्वरूप था। उनका एक अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई तो इसका स्वरूप अखिल भारतीय था और इसका उद्देश्य भी कांग्रेस को स्थापित करने का यही था कि पूरे भारत के लोगों का यह प्रतिनिधित्व करे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, धार्मिक आधार पे हर भारतीय का यह प्रतिनिधित्व करे और आम भारतीयों की आवाज़ बनाने का उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी को। हालांकि अंग्रेजों ने इसे स्थापित किया था, A.O. ह्यूम का सहारा लिया था उस समय के वायसराय डफरिन ने। उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से स्थापित किया जाए कि इसके जो नेता हों वो अपने समाज के लोगों भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो करें, परंतु वो अंग्रेजों के अनुसार से काम करे और एक सेफ्टी वाल्व की तरह इसको उपयोग में लाना था, कांग्रेस का उपयोग करना था। परंतु भारतीयों ने अंग्रेजों का उपयोग किया तड़ित चालक के रूप में। अब इसकी स्थापना जब होती है कांग्रेस की तो नियमित रूप से इसका अधिवेशन होता है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। 1947 तक हम जानेंगे, 48 तक हम जानेंगे इसके अलग अलग जो अधिवेशन हुए और कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है उनके बारे में हम जानेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए अलग अलग अधिवेशनों में उनसे जोड़कर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न जो है सो कांग्रेस अधिवेशन से जोड़कर पूछा जा सकता है। तो उस तरीके की कई चीजें हैं जो कि अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अधिवेशन के बारे में शुरू करने से पहले एक बात और भी बतलाना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था कि समाज के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। अब इसके लिए जो नीति अपनाई जाती है वो ये होती है कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में इसके अधिवेशन आयोजित किए जाएं और समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाले लोगों को इसकी अध्यक्षता दी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अधिवेशन की अध्यक्षता और अधिवेशन का स्थान चुना जाता है। और उस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर भी स्थानों का चयन किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहला अधिवेशन आप अच्छी तरीके से हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और उसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बम्बई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन किया गया था और उमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की थी। अन्य कई बातें हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। 72 लोग इसमें शामिल होते हैं। बंगाल से मात्र 3 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पीछे की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले जो 3 अधिवेशन हैं इनको याद करने का तरीका है कि तीनों जी वाले लोग जो हैं सो इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहले का बनर्जी, दूसरे का नौरोजी और तीसरे का तैयब जी। बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, तो ये आपको याद होगा। तो शुरू के 5 जो अधिवेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहले अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में आयोजित किया जाता है 1886 में। अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था, यानी कि भारत का पश्चिमी किनारा। अब दूसरा
पूर्वी किनारे पर कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। अंग्रेजों की राजधानी, अंग्रेजी शासन की राजधानी कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। दूसरी बात ये थी कि पहले अधिवेशन में बंगाल से बहुत कम लोगों ने भाग लिया था, खास करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भाग नहीं लेते हैं, उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो खुद एक इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था स्थापित करते हैं और उसके कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं। तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में स्थापित आयोजित किया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इस अधिवेशन में शामिल किया जाता है, बल्कि उनकी जो इंडियन एसोसिएशन जो पार्टी होती है उसे भी शामिल कर लिया जाता है। इस अधिवेशन की बड़ी बात होती है कि लॉर्ड डफरिन जो कि वायसराय होते हैं, वो कांग्रेसियों को एक पार्टी देते हैं जिसे गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। परंतु इस पार्टी में कांग्रेस के सारे नेता लोग भाग लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो अंग्रेजों की जो आंतरिक क्या चल रही है उनके मन में, इसको बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ लेते थे। तो वो जो है सो इसके विरोधी होते हैं कि डफरिन की पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो इसका विरोध करते हैं और वो खुद नहीं जाते हैं, परंतु कांग्रेस के अन्य नेता इसमें भाग लेते हैं। CSC कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई जाती है इस अधिवेशन में। अब हम आते हैं तीसरे अधिवेशन में। इस 1887 में यह आयोजित होती है मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पहले जो अध्यक्ष थे वो हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, उसी की कड़ी में अध्यक्ष बनाया जा रहा है यहाँ पे मुस्लिम को। और यहाँ पे नारा होता है कांग्रेसी बनो। आम लोगों को कांग्रेस में शामिल होने का आह्वान किया जाता है। और तमिल भाषा में पहली बार भाषण दिया जाता है इस अधिवेशन में। वहाँ के जो मद्रास के जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका होती है, उसके मेयर होते हैं, वही तमिल भाषा में इस अधिवेशन में भाषण देते हैं। इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि अंग्रेजों को यहाँ से लगने लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है। तो एक फूट डालो शासन करो नीति के तहत वो सर सैयद अहमद खान को अपनी तरफ मिला लेते हैं, और एक और जो हिंदू नेता होते हैं राजा शिव प्रसाद, उनको भी अपनी ओर करते हैं। तो मुस्लिमों को फोड़ने की कोशिश होती है। तो उसी के कारण से कांग्रेस ने एक कूटनीतिक या रणनीतिक चाल चली और बदरुद्दीन तैयब जी को अपना अध्यक्ष बनाया। तो बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाने का ये कारण था कि मुस्लिमों को कांग्रेस से जोड़ा जाए। वो जो अंग्रेज भड़का रहे थे मुस्लिमों को सर सैयद अहमद खान की सहायता लेकर, वो चीजें यहाँ उसी के काट के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होता है। पहला पश्चिम भारत में, दूसरा पूर्वी भारत में, तीसरा मद्रास यानी दक्षिण भारत में। अब चौथा जो अधिवेशन किया जा रहा है वो इलाहाबाद उत्तर भारत में। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो जॉर्ज यूल को। ये ईसाई होते हैं। इनको जॉर्ज यूल को बनाने का एक और भी कारण होता है कि एक ईसाई तो होते ही हैं, साथ में यहाँ से कांग्रेस और अंग्रेजी शासन के बीच में, अंग्रेजों ने ही बनवाया था एक तरीके से कांग्रेस का, लेकिन यहाँ से संबंध में खटास आने लगता है 1887 के बाद से ही। तो उसी के तहत जो है कांग्रेस ने एक रणनीतिक चाल चली कि उन्हें डर होता है कांग्रेस को एक्चुअली कि वो कांग्रेस पर किसी तरीके का प्रतिबंध लगा सकते हैं या कुछ और भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ईसाई व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इलाहाबाद में इसकी
ये अधिवेशन होता है और इसमें पहली बार लाला लाजपत राय भाग लेते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो थी वो जगह नहीं दे रही थी, अनुमति नहीं दे रही थी। तो दरभंगा महाराज होते हैं, वो अपनी जो हवेली होती है वो एक जगह प्रदान करते हैं कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि दरभंगा महाराज ये बिहार वाले दरभंगा महाराज नहीं, बल्कि वो इलाहाबाद के आसपास का एक क्षेत्र है जो कि दरभंगा महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो वही इसको अधिवेशन के लिए जगह उपलब्ध करवाते हैं। अब आते हैं 5वें अधिवेशन पर। 1889 में बंबई में आयोजित होती है और विलियम बेडर बर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। विलियम बेडर बर्न कौन है? तो A.O. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति हैं विलियम बेडर बर्न। इसमें क्या होता है? तो एक 21 वर्षीय सदस्यता, अर्थात वयस्क लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसकी उम्र रखी जाती है, उम्र सीमा रखी जाती है 21 वर्ष की। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष का होगा वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। उसके बाद महिला इस अधिवेशन में पहली बार भाग लेती है। उसके बाद लंदन में एक ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई जाती है जो कि कांग्रेस का ही एक अंग होता है, और विलियम डिग्वी इंडिया नामक पत्रिका निकालते हैं। तो ये इस अधिवेशन की मुख्य बातें होती है। यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजी शासन जो है कांग्रेस का जो जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, तो वो अब कांग्रेस पर एक अंकुश लगाने का प्रयास करती है। तो कांग्रेसी इसका क्या रणनीति तैयार करते हैं काट के रूप में कि हम भारत में अपनी गतिविधि को सीमित करेंगे और बाहर में इंग्लैंड में जो है सो अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे। तो उसी के तहत ये ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई जाती है। अब आते हैं 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में ICS अर्थात इंपीरियल सिविल सर्विस अर्थात जो IAS आज के होते हैं उसके लिए जो परीक्षा होती है सिविल सेवा की, उसे भारत में आयोजित करने की मांग की जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 1886 में बने हैं कलकत्ता में, उसके बाद 1893 में लाहौर में और फिर 1906 में कलकत्ता में। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब हम आते हैं अगले अधिवेशन पर 1896 में, जो कि 12वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और ये कलकत्ता में आयोजित होता है। रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन की सबसे मुख्य जो बात होती है वो होती है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, उसे पहली बार गाया जाता है। और साथ में धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस मान लेती है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे कांग्रेस भी मान लेती है कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब 17वां अधिवेशन 1901 में होता है, ये भी कलकत्ता में होता है। महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं दीनसा वाचा। बात ऐसी होती है कि उस समय महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे होते हैं, लेकिन वो छुट्टियों में भारत आए हुए होते हैं। तो जब भारत में आते हैं तो कांग्रेस का उसी समय अधिवेशन होता है जिसमें कि वो भाग लेते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी के बारे में एक और भी है। पहली बार तो 1901 ईस्वी में भाग लिया इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन में, और कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है, और वो 1924 का अधिवेशन होता है जो कि कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया जाता है। तो ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण बातें थी। अब चलिए अगले अधिवेशन पर आते हैं। 20वां अधिवेशन 1904 में आयोजित होता है,
और ये आयोजित होता है बंबई में। इसकी अध्यक्षता करते हैं सर हेनरी कॉटन, और मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके यहाँ पे जो 4, 5, 6 और 7 ये चारों अधिवेशन जो है सो काफी महत्वपूर्ण है। 21वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1905 में, बनारस में आयोजित होता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन के समय बंगाल का विभाजन किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। तो इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को या बंग भंग आंदोलन को समर्थन की बात की जाती है। उसके बाद साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी जाती है इस अधिवेशन में। तो 1905 का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित होता है। यहाँ दादा भाई नौरोजी तीसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और इस अधिवेशन की सबसे मुख्य बात होती है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था, लेकिन ये 1916 के अधिवेशन में तिलक ने ये नारा दिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। और दूसरी मुख्य बात होती है कि इस अधिवेशन में सचिव जो होते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं और 1906 में इन्हें सचिव बना दिया जाता है। अब 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए काफी शर्मनाक अधिवेशन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में। 2 भागों में कांग्रेस विभाजित हो जाती है। विभाजन किस मुद्दे पे होता है? तो अध्यक्ष बनाया जाता है रास बिहारी बोस को। नरम दल वाले इनका समर्थन करते हैं, और उस समय कांग्रेस में नरम दल वाले लोगों का वर्चस्व था, तो रास बिहारी बोस बन जाते हैं अध्यक्ष। लेकिन गरम दल वाले लोग बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसी बात पर विवाद होता है और कहा यह जाता है कि उस अधिवेशन में, उस सभा में किसी ने एक जूता फेंक दिया। जूता फेंकने के बाद कांग्रेसियों के बीच में आपस में मारपीट होने लगी, और वो मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ी कि अंततः कांग्रेस जो है सो विभाजित हो जाती है इस अधिवेशन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस वजह से विभाजित हुई थी। तो गरम दल वाले लोग जो है सो तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, नरम दल वाले रास बिहारी बोस को। अब 26वां अधिवेशन 1911 में आयोजित किया जा रहा है, ये भी कलकत्ता में। तो बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, उसको पहली बार गाया जाता है। और इस चीज को जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया जाता है और इसमें गाया जाता है। और तत्वबोधिनी पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित होता है किस शीर्षक से? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, जो कि बिहार के पटना में है, तो पटना में आयोजित होता है अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं रंगनाथ नरहरि मधोलकर। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता की उपाधि दी जाती है। कांग्रेस के पिता, कांग्रेस के जनक जो A.O. ह्यूम के बारे में कहा जाता है, इसी पटना के बांकीपुर अधिवेशन में उनको उपाधि दी जाती है। 31वां अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में होता है, अध्यक्षता में होता है लखनऊ में। इस अधिवेशन की 3 बड़ी बातें होती है। पहली बात होती है कि गरम दल और नरम दल, जो कि
सूरत में विभाजित हो गए थे कांग्रेसी, तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसमें तिलक और एनी बेसेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात होती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक तरीके से अलग हो गए थे 1906 ईस्वी के बाद से, तो यहाँ पे फिर से दोनों एक हो जाते हैं और दोनों के बीच में समझौता होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद 32वां अधिवेशन होता है 1917 में, यह भी कलकत्ता में आयोजित होता है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती है और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष होती है कांग्रेस की 1917 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया, कांग्रेस ने इसे अपनाया तिरंगा को राष्ट्रीय झंडे के रूप में, इसी अधिवेशन में ये अपनाया गया। दो और महिला जो हैं वो कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं, वो भी उनका भी जिक्र कर लेते हैं। एक है 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला होती हैं। कानपुर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की मुख्य बात होती है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव खारिज हो जाता है, जो कि बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में यही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो ये एक मुख्य बात होती है। उसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, ये भी कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित होता है। तीसरी महिला होती है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं और नलिनी सेन गुप्ता एक भारतीय मूल की विदेशी महिला होती हैं। अब आते हैं 35वें अधिवेशन पे 1918 में दिल्ली में आयोजित होता है। मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन की मुख्य जो बात होती है वो ये है कि अध्यक्षता सौंपी जाती है बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन तिलक उस समय जेल में होते हैं। केसरी पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था, उसी के आधार पे उसी लेख को अंग्रेजी शासन ने आपत्तिजनक मानते हुए उन्हें सजा सुनाई थी और वो जेल में थे। तो उनकी अनुपस्थिति में मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। पहली बार जनता को, आम भारतीय को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उसकी मांग की जाती है। उसके बाद 37वां अधिवेशन होता है 1920 में, नागपुर में होता है। वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं और 25 पैसे सदस्यता इसमें अपनाया जाता है। मतलब हर जो भी कांग्रेस का सदस्य बनेगा उसे 25 पैसा चंदे के रूप में देना होगा। तो ये प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग पहली बार की जाती है। और तीसरी जो बात होती है कि ये जो दौर था, महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका था भारतीय राजनीति में और असहयोग आंदोलन वो चलाना शुरू कर चुके होते हैं। तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन प्रस्ताव लाया जाता है, पारित नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नागपुर के अधिवेशन में। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि एक विशेष अधिवेशन फिर से आयोजित किया जाता है कलकत्ता में और उसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। और उस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की मांग को पारित कर दिया जाता है। जो पहले प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और कांग्रेस का सहयोग गांधी जी को मिल जाता है। फिर अगला जो अधिवेशन है वो 1921 में अहमदाबाद में आयोजित होता है। हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता करनी थी CR दास को, चितरंजन दास को, लेकिन वो जेल में होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में इनको हकीम अजमल खान को अध्यक्षता सौंपी जाती है।
37वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित होता है। CR दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। 21 में ही उन्हें अध्यक्ष बनना था, लेकिन वो जेल में होते हैं तो वो नहीं कर पाते अध्यक्षता। तब जब वो जेल से निकलकर आते हैं तो 1922 ईस्वी में उनको अध्यक्षता सौंप दी जाती है। इस अधिवेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, दो महत्वपूर्ण बात होती है कि CR दास जब अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी एक पार्टी होती है स्वराज पार्टी, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेना चाहती है और इस पर एक प्रस्ताव लाया जाता है इस अधिवेशन में, लेकिन वो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। इससे CR दास बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद अबुल कलाम आजाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उन्हें अध्यक्षता सौंपी जाती है और अबुल कलाम आजाद उस समय मात्र 35 साल के होते हैं और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद होते हैं। अबुल कलाम आजाद के बारे में अधिवेशन से जुड़े हुए बहुत सी बातें हैं कि एक तो सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, दूसरी जो बात होती है कि ये सबसे लंबे समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने होते हैं। एक्चुअली 1940 में कांग्रेस का 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, लेकिन 1940 में अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो वो 5 साल तक 1940 से लेकर 45 तक वो लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो वो सबसे लंबा कार्यकाल होता है अध्यक्ष के रूप में। सबसे युवा, सबसे लंबा जो है लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति होते हैं अबुल कलाम आजाद। अब 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। श्रीनिवास अयंगर अध्यक्षता करते हैं और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि खादी को अपनाने का प्रस्ताव पारित होता है और उसमें भी हर एक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। अब हम आते हैं 44वां अधिवेशन पे। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित होती है और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया जाता है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1925 में लाया था हजरत मोहानी ने उस समय यह खारिज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता है और ये पहली बार हो रहा था जब किसी वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ हो। ऐसे बाद में भी समय आते हैं। 1930 में अधिवेशन नहीं होता है, फिर 35 में नहीं होता है और 1940 से लेकर 45 तक भी अधिवेशन नहीं होता है। तो याद करना आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। 30, 35 और फिर 40 से लेकर 45 तक। और यहाँ पे 40 से लेकर 45 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, उसके बाद सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद 45वां अधिवेशन आयोजित होता है कराची में, 1931 में आयोजित होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्षता सौंपी जाती है। और इस अधिवेशन की 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कौन कौन सी है? तो एक आर्थिक नीति लाया जाता है, प्रस्ताव से पारित किया जाता है, मूल अधिकारों की मांग को फिर से शामिल किया जाता है और गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी, एक स्टेटमेंट दिया था, वो काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता, इसी अधिवेशन में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया जाता है। किस चीज के लिए? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना था, राउंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि गांधी जी को बनाया जाता है, जो कि बाद में वो जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। 48वां अधिवेशन 1934 में बंबई में आयोजित होता है और राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना का स्वर्ण जयंती मनाया जाता है। दो और महत्वपूर्ण बातें होती है। एक अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ बनाया जाता है और दूसरा अखिल भारतीय चरखा संघ बनाया जाता है, और दोनों की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, महात्मा गांधी को दी जाती है। और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ जो है, इसमें अध्यक्ष गांधी जी होते हैं, परंतु मंत्री जो होते हैं वो श्री कृष्ण दास होते हैं, और दूसरे वाले के चरखा संघ के अध्यक्ष भी गांधी जी होते हैं और उसके मंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है इस अधिवेशन की। अब हम आते हैं अगले अधिवेशन पे। 49वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित होता है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और समाजवाद को लक्ष्य बनाया जाता है। समाजवाद को लक्ष्य बनाया जाता है इस अधिवेशन में, इस पर प्रस्ताव पारित होता है। 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में होता है। फैजपुर बंगाल में एक छोटा सा गांव है और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में आयोजित किया जाता है। तो वो गांव होता है फैजपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। फिर 51वां अधिवेशन 1938 का हरिपुरा में आयोजित होता है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। योजना समिति जैसे अभी के समय में योजना आयोग है, उसी की तरह का एक समिति बनाई जाती है, राष्ट्रीय योजना समिति। रोमन लिपि को लागू करने की भी बात होती है और राजवाड़ों को भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल करने की बात होती है। इस अधिवेशन की 3 महत्वपूर्ण बातें। अगला अधिवेशन 1939 में, जो कि 52वां होता है और त्रिपुरी में होता है, और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, और जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं कि सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया को वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं गांधी जी, लेकिन गांधी जी के सपोर्ट के बावजूद भी सीतारमैया हार जाते हैं। तो गांधी जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो ऐसे में क्या होता है कि कांग्रेस में एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कांग्रेसी लोग बीच बचाव का एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और सुभाष चंद्र बोस को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। तो अंततः जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो पटाभी सीतारमैया को नहीं बनाया जाता अध्यक्ष, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की भावना का भी ख्याल रखा जाता है, और वैसी स्थिति में राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं इस अधिवेशन की। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बात और भी है कि जब भी कांग्रेस में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमेशा आगे किया जाता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ऐसे नेता थे जो हर किसी को स्वीकार्य थे। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जा रहा है त्रिपुरी में। तो ये घटना होती है इस अधिवेशन की। उसके बाद 40 से लेकर 45 तक तो कोई अधिवेशन होता नहीं है। अबुल कलाम आजाद जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी, कांग्रेस से जब इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाते हैं।
इसको हम जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब आएंगे तो वहाँ पे डिटेल से देख लेंगे। उसके बाद 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आयोजित होता है और जेबी कृपलानी अध्यक्ष होते हैं। और जेबी कृपलानी के समय में ही भारत आजाद होता है। तो ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद कुछ समय के बाद जेबी कृपलानी नवंबर 1947 में रिजाइन कर देते हैं और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जब भी कांग्रेस पे कोई संकट उस समय आता है तो राजेंद्र प्रसाद को आगे किया जाता है। 55वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में आयोजित होता है और पटाभी सीतारमैया जो कि पहले अध्यक्ष नहीं बन पाए थे गांधी जी के समर्थन के बावजूद भी, वो अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि वंदे मातरम से गीत गाकर यह अधिवेशन शुरू होता है और वंदे मातरम गीत से ही यह अधिवेशन समाप्त भी होता है। तो ये थे दोस्तों 1885 से लेकर 1948 तक के कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम्स की दृष्टि से। एक और फैक्ट जो है वो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बार जो अधिवेशन आयोजित हुआ है किसी जगह में तो वो कलकत्ता में आयोजित हुआ है। कुल 10 बार कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए हैं। बम्बई और मद्रास में 7 बार आयोजित हुए हैं और दिल्ली में 4 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े हुए वो आपसे नहीं छूटेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो उसकी सूचना आपको मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए स्टूडेंट तक, खास करके जो बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हों वैसे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में।